सिमडेगा में दिवाली के पहले महिलाओं के खाते में आ गई मैया सम्मान योजना के 22 करोड़ 30 लाख रुपए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत सिमडेगा जिले के कुल 89,217 लाभुकों को अक्टूबर 2025 माह की सम्मान राशि के रूप में प्रति लाभुक 2,500 रुपए की दर से कुल 22 करोड़ 30,42,500 रुपए की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित कर दी गई है। यह भुगतान आधार आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से किया गया है। ये राशि दीपावली, गोवर्धन पूजा, काली पूजा, सोहराय, बरतघोंटा, बांदना पर्व, भैया दूज, चित्रगुप्त पूजा तथा सूर्योपासना के महापर्व छठ जैसे आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए समय से पहले उपलब्ध कराई गई है, ताकि लाभुकों को पर्व त्योहारों में किसी प्रकार की आर्थिक कठिनाई ना हो। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला नियोजन पदाधिकारी सह सामाजिक सुरक्षा कोषांग पदाधिकारी आशा मैक्सिमा लकड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत समय पर राशि उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, जिससे पात्र लाभुकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। धनबाद के बरवाड्डा में शराब दुकान से लाखों की चोरी, सीसीटीवी की हार्ड डिस्क भी ले गए चोर। धनबाद में त्योहारों की रौनक के बीच चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देकर पुलिस की नींद उड़ा दी है। चोरों ने बरवाड्डा थाना क्षेत्र के संत निरंकारी चौक के समीप स्थित एक शराब दुकान से लाखों रुपए नकद और महंगी शराब की कई बोतलें चोरी कर ली। घटना शुक्रवार देर रात की है। जानकारी के अनुसार चोर दुकान के पीछे की दीवार तोड़कर अंदर घुसे और गल्ले में रखे नगद रुपए और शराब की कीमती बोतलों पर हाथ साफ कर दिया। अपनी पहचान छिपाने के लिए चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की हार्ड डिस्क भी साथ ले गए। शनिवार को जब दुकानदार दुकान खोलने पहुंचा तो अंदर का नजारा देखकर सन्न रह गया। तिजोरी टूटी पड़ी थी और शराब की अलमारियां खाली थीं। दुकानदार ने घटना की सूचना बरवाड्डा पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम के साथ जांच में जुट गई। आसपास में लगे सीसीटीवी की फुटेज भी खंगाली जा रही हैं। दुकानदार कुंदनगिरी ने बताया कि चोर नकद समेत 2 से 2.5 लाख रुपए की संपत्ति ले गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि त्योहारों के दौरान बाजारों और दुकानों में चहल पहल बढ़ जाने के बावजूद रात्रि गश्ती में लापरवाही बरती जा रही है। लोगों ने पुलिस से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। झामुमो ने कहा, झामुमो ने आज बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से अलग होते हुए 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सीटों की यह संख्या 10 तक भी जा सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद झामुमो झारखंड में गठबंधन की समीक्षा भी करेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगा कि बिहार में झामुमो के बगैर सरकार नहीं बनने पाए। भट्टाचार्य शनिवार शाम पार्टी कार्यालय में मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए यह घोषणा की। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झामुमो के साथ हमेशा धोखा हुआ है, बिहार में बार बार धोखा हुआ है। पार्टी कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि 2019 के चुनाव में हमने झारखंड में राजद को 7 सीटें दी, उसमें केवल एक प्रत्याशी जीता, उसे भी हमने 5 साल तक मंत्री बनाए रखा। 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में भी राजद को 6 सीटें दी गईं, उसमें भी राजद के एक विधायक को मंत्री बनाकर सम्मान देने का काम किया गया। हम हमेशा सम्मान करते रहे और हमारे साथ हमेशा धोखा होता रहा। बिहार में झामुमो के 20 स्टार प्रचारक। सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के 20 स्टार प्रचारक होंगे। इसकी सूची निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बिहार में प्रचार अभियान चलाया जाएगा। स्टार प्रचारकों की सूची में विधायक कल्पना सोरेन, विजय हांसदा, मिथिलेश ठाकुर, विनोद पांडे, बसंत सोरेन, सुप्रियो भट्टाचार्य, बैद्यनाथ राम, हेमलाल मुर्मू, सुदिव्य सोनू, अभिषेक प्रसाद पिंटू सहित कई अन्य शामिल हैं। बिहार में 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, संख्या 10 तक भी जा सकती है। 2 नहीं अब 3 के बीच मुकाबला। घाटशिला उपचुनाव के लिए JLKM ने इसे बनाया अपना उम्मीदवार। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा और झामुमो के बाद झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने रामदास मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि पहले भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन और झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन अब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने मैदान में अपना उम्मीदवार उतारा है, तो ये मुकाबला और टक्कर का हो गया है।
देखना यह है कि तीनों में से किसके सिर ताज सजेगा और किसे हार मिलेगी। मालूम हो कि नई दिल्ली में 15 अगस्त को रामदास सोरेन के निधन के बाद से ये सीट रिक्त हो गई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने बीते बुधवार को पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के बेटे सोमेश चंद्र सोरेन को घाटशिला विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को इस सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। बाबूलाल सोरेन ने 2024 का विधानसभा चुनाव इस सीट से लड़ा था, लेकिन वो रामदास सोरेन से 22,464 मतों के अंतर से हार गए थे। झारखंड लोक सेवा आयोग ने कई आगामी परीक्षाओं की तारीखें की जारी। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी ने कई आगामी परीक्षाओं की संभावित तारीखें घोषित कर दी हैं। टेंटेटिव परीक्षा तिथियों को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है। इस संबंध में एक नोटिस जारी किया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आगामी परीक्षाओं की संभावित तारीखों को चेक तक कर सकते हैं। नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके उम्मीदवार परीक्षा तिथियों को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद उम्मीदवारों को होम पेज पर एग्जाम इंटरव्यू कैलेंडर वाले लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद उम्मीदवारों के सामने शेड्यूल खुल जाएगा। अब उम्मीदवार इसे चेक करें और चाहें तो डाउनलोड कर एक प्रिंटआउट ले लें। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी द्वारा जारी किए आगामी परीक्षाओं पीटी मेंस इंटरव्यू की संभावित तारीखों को नीचे दी गई तालिका के माध्यम से समझा जा सकता है। रांची नगर निगम कर्मियों को मिला अक्टूबर माह का वेतन, प्रशासक ने दी शुभकामनाएं। राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में एवं प्रशासक सुशांत गौरव के प्रयास से दीपावली और छठ महापर्व से पहले रांची नगर निगम के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को अक्टूबर 2025 माह का वेतन भुगतान कर दिया गया है। प्रशासक सुशांत गौरव ने सभी कर्मियों को आगामी पर्व त्योहारों की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपील की कि सभी कर्मचारी त्योहारों को स्वच्छता और सामुदायिक सहभागिता के साथ मनाएं ताकि शहर की सुंदरता और साफ सफाई बरकरार रहे। गढ़वा में रेल हादसा, 2 ट्रेनों की चपेट में आने से महिला और 2 पशुओं की दर्दनाक मौत। गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र में शनिवार को एक दिल दहला देने वाला रेल हादसा हुआ। सोहबरिया गांव के पास रेलवे ट्रैक पार करते समय एक महिला और उसके 2 पशु 2 ट्रेनों की चपेट में आ गए। हादसे में महिला और दोनों पशुओं की मौके पर ही मौत हो गई। घटना मेराल ग्राम स्टेशन के नजदीक की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक सोहबरिया गांव निवासी मीरा देवी दोपहर बाद अपनी गाय और बैल को चराने गई थीं। घर लौटते वक्त वो रेलवे लाइन पार कर रही थीं, तभी एक ट्रैक पर गोमोच ओपन पैसेंजर और दूसरे ट्रैक पर मालगाड़ी एक साथ आ गई। इस दौरान दोनों पशु ट्रेनों की चपेट में आकर मौके पर ही मर गए, जबकि मीरा देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीणों ने तुरंत उन्हें गढ़वा सदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। मेराल स्टेशन पर रेल परिचालन कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। सूचना मिलने पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। धनबाद में बाइक सवार अपराधियों ने युवक से छीनी चेन, वारदात सीसीटीवी में कैद। धनबाद शहर के सरायढेला थाना क्षेत्र के कुसुम विहार फेज 1 में शनिवार को बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक से सोने की चेन झपट ली और फरार हो गया। कुसुम विहार फेज 1 निवासी पीड़ित सागर मिश्रा ने बताया कि वे कुसुम विहार स्थित सनी जनरल स्टोर के पास खड़े थे। तभी एक पल्सर बाइक पर सवार 2 युवक वहां पहुंचे और अचानक झपट्टा मारकर उनके गले से सोने की चेन छीन ली। घटना इतनी तेजी से हुई कि आसपास मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए और अपराधी फरार हो गए। पूरी घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित ने तत्काल सरायढेला थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि अपराधियों की पहचान जल्द कर ली जाएगी। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीम गठित की गई है। स्थानीय लोगों में इस घटना के बाद से आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि कुसुम विहार और आसपास के इलाकों में चेन स्नैचिंग, मोबाइल चोरी और छिनतई की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पुलिस गश्ती और निगरानी की व्यवस्था कमजोर है। जादूगोड़ा में ज्वेलर्स दुकान में चोरी करते जमशेदपुर की महिला पकड़ाई, गिरफ्तार। जादूगोड़ा के दयाल मार्केट स्थित महालक्ष्मी ज्वेलर्स दुकान में आई जमशेदपुर की एक महिला सोना चोरी करते पकड़ी गई। वो अपनी रोल गोल्ड की अंगूठी दुकान के शोकेस में रखकर चुपके से सोने की अंगूठी चुरा ली। दुकानदार ने इसे देख लिया और अपने कर्मचारियों के सहयोग से उसे पकड़ लिया। महिला का नाम चांदनी देवी है। वो जमशेदपुर की ग्वाला बस्ती लिट्टी चौक की रहने वाली है। दुकानदार तपन राणा ने मामले की सूचना पुलिस को दी। दुकानदार की लिखित शिकायत पर जादूगोड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने महिला के पास से चोरी की गई सोने की अंगूठी और 11,020 रुपए बरामद किया है। कागजी प्रक्रिया के बाद उसे जेल भेज दिया गया। मैट्रिक इंटर परीक्षा के लिए सख्ती, 75% उपस्थिति नहीं तो फॉर्म भरने पर रोक। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और आवासीय विद्यालयों के वार्डन सहित अन्य अधिकारी शनिवार को मांगीलाल रुंगटा 2 उच्च विद्यालय चाईबासा में बैठक के लिए एकत्रित हुए।
बैठक की अध्यक्षता जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त चंदन कुमार ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक सत्र 2025-26 के आगामी मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी और विद्यार्थियों की सफलता सुनिश्चित करना था। उपायुक्त ने सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिए कि वे अपने विद्यालयों में 100% नामांकित विद्यार्थियों को JCERT से उपलब्ध सिलेबस के अनुसार सभी विषयों की तैयारी कराएं। इसके अलावा प्रत्येक 15 दिन के अंतराल पर जिला स्तर पर मॉडल टेस्ट परीक्षा आयोजित की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि केवल 75% उपस्थिति वाले विद्यार्थी ही परीक्षा में शामिल होंगे। साथ ही जिन विद्यालयों के छात्र अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और 100% परिणाम देंगे, उन विद्यालयों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बैठक में 3 मुख्य बिंदुओं पर जोर दिया गया। कहा गया कि ऐप और पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी के प्रदर्शन की विद्यालयवार ट्रैकिंग की जाएगी। कम उपस्थिति वाले छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रत्येक 15 दिन के अंतराल पर मॉडल टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। असिस्टेंट कलेक्टर चाईबासा ने शिक्षकों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे बच्चों को अपने कर्तव्य और सेवा भावना के साथ पढ़ाएं ताकि वे परीक्षा में सफल होकर जिले और राज्य का नाम रोशन करें। जिला शिक्षा पदाधिकारी टोनी प्रेमराज टोपो ने निर्देश दिए कि दिसंबर के अंत तक सभी विद्यालयों में पाठ्यक्रम पूरा किया जाए। नियमित प्रश्नोत्तर अभ्यास और कमजोर विषयों पर ध्यान देने से बच्चों में परीक्षा का भय कम होगा और वे मुख्य परीक्षा में सहजता से उत्तर लिख सकेंगे। बैठक में अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिव कुमार मल्लिक, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी अशोक रजक और सुभाष हेम्ब्रोम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। गुड्डा में जमीन विवाद में हत्या, 2 गुटों में हुआ था खूनी संघर्ष। गुड्डा जिला में हनवारा थाना क्षेत्र के परसा गांव में जमीन विवाद में 2 गुटों में हुए संघर्ष में एक शख्स की मौत हो गई। वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खूनी संघर्ष के बाद सभी को महागामा रेफरल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन हिदायत सिद्दीकी नाम के व्यक्ति को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि बाकी के 2 घायलों को गुड्डा सदर अस्पताल भेजा गया है। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक महागामा स्थित कन्या प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे, जिनका नाम हिदायत सिद्दीकी है। महागामा इंस्पेक्टर उपेंद्र महतो दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच की। इस घटना को लेकर मृतक के पिता ने बताया कि उनके बेटे खेत पर गए थे। इसी दौरान उनके गांव के ही लोगों से किसी बात पर कहासुनी हो गई और जिसके बाद मारपीट शुरू कर दी गई। जब घर से परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे तो हमलावरों ने उन पर ऊपर लाठी डंडों से कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें तीनों बुरी तरह से घायल हो गए, जिनमें उनके बेटे की अस्पताल में मौत हो गई और 2 लोग की हालत गंभीर है। चाईबासा पुलिस ने 2 सक्रिय नक्सलियों को किया गिरफ्तार, हथियार व कारतूस बरामद। रांची के महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के निर्देशन में झारखंड पुलिस, कोबरा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF और झारखंड जगुआर के संयुक्त अभियान के तहत नक्सली संगठनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस दिशा में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा पुलिस ने 26 बटालियन के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 सक्रिय नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। दिनांक 9 अक्टूबर 2025 की रात्रि में छोटा नागपुर थाना क्षेत्र के रातामाटी इलाके में पुलिस ने IED लगाने के प्रयास में शामिल 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। दोनों नक्सली संगठन में सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य कर रहे थे और क्षेत्र में IED लगाकर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की योजना में शामिल थे। पलामू में मुखिया पर PM आवास और महिला सम्मान योजना की राशि गबन का आरोप, BDO ने शुरू की जांच। पलामू जिले के छतरपुर प्रखंड अंतर्गत सिलदाग पंचायत के मुखिया उमेश यादव पर PM आवास योजना और महिला सम्मान योजना की राशि को लाभुक के खाते से फर्जी तरीके से निकाल लेने का गंभीर आरोप सामने आया है। इस संबंध में पंचायत के चौखड़ा गांव की निवासी लाभुक प्रभा देवी ने BDO और स्थानीय थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। प्रभा देवी ने आरोप लगाया है कि मुखिया उमेश यादव ने PM आवास योजना की राशि दिलाने के नाम पर उन्हें पोस्ट ऑफिस ले जाकर आधार कार्ड के माध्यम से एक नया खाता खुलवाया। इस दौरान उनके खाते में मुखिया ने अपना मोबाइल नंबर जुड़वा लिया, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई। प्रभा देवी ने बताया कि गांव की अन्य महिलाओं को जब महिला सम्मान योजना की राशि मिली तो वो भी 8 अक्टूबर को पोस्ट ऑफिस में अपने खाते की जानकारी लेने पहुंची। वहां मौजूद कर्मचारी ने बताया कि उनके खाते में 25,000 रुपये जमा हैं, जिसमें से 10,000 रुपये की निकासी की गई और 15,000 शेष हैं। जब वो 10 अक्टूबर को पैसे निकालने दोबारा गई तो उन्हें जानकारी मिली कि उनके खाते की पूरी राशि मोबाइल ऐप के माध्यम से किसी अन्नू कुमारी के खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। इतना ही नहीं, उनके खाते से अन्य राशि भी अन्नू कुमारी और शोभा कुमारी के खातों में ट्रांसफर की गई हैं। इसके बाद प्रभा देवी ने जब अपने खाते का मिनी स्टेटमेंट निकलवाया तो पता चला कि उनके खाते में PM आवास योजना की दूसरी किस्त के रूप में 75,000 रुपये और मैया सम्मान योजना के तहत 5,000 रुपये जमा किए गए थे, जिन्हें फर्जी तरीके से फोन पे ऐप के माध्यम से मुखिया द्वारा अपने रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर कर लिया गया। इतना ही नहीं, प्रभा देवी ने यह भी आरोप लगाया है कि मुखिया की पत्नी कुसुम देवी, जो उसी पंचायत की स्वयं सेविका हैं, उन्होंने PM आवास योजना की दूसरी किस्त के भुगतान के लिए एक अन्य लाभुक के घर के सामने अपनी सांस को खड़ा कर जियो टैग कराया और इस तरह फर्जी तरीके से राशि की निकासी कर अपने पति का सहयोग किया। आरोप यह भी है कि जिन खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं वे खाते भी मुखिया के परिजनों के हैं।
ईडी का पीएलएफआई पर कसता शिकंजा, सुप्रीमो दिनेश गोप समेत 20 पर पूरक चार्जशीट दायर। नक्सली संगठन पीएलएफआई के खिलाफ ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। ईडी ने संगठन के सुप्रीमो दिनेश गोप समेत 20 पर पूरक चार्जशीट दायर किया है। चार्जशीट में दिनेश गोप की दोनों पत्नियों के भी नाम शामिल हैं। ईडी के रांची क्षेत्रीय कार्यालय ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के सुप्रीमो दिनेश गोप, उसकी पत्नी शकुंतला कुमारी, हीरा देवी समेत कुल 20 अन्य लोगों और शेल कंपनियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दायर की है। ईडी के द्वारा जारी की गई जानकारी में ये जानकारी दी गई है। ईडी ने ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002 के तहत की है। इस शिकायत में दिनेश गोप सहित सभी 20 आरोपियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध करने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि इन्होंने हत्या के प्रयास, रंगदारी, एक्सटॉर्शन और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए 1967 के तहत आतंकी कृत्यों जैसी संगठित आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देकर लगभग 20 करोड़ की अवैध संपत्ति अपराध की आय अर्जित की। ईडी की जांच में सामने आया है कि पीएलएफआई द्वारा झारखंड और पड़ोसी राज्यों के ठेकेदारों, व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों से हिंसा, आगजनी और धमकी के जरिए व्यवस्थित रूप से लेवी, रंगदारी वसूली जाती थी। अनुमान है कि इस संगठित जबरन वसूली से कुल 20 करोड़ की अवैध आय अर्जित की गई। ईडी अब तक इस अवैध आय में से 3 करोड़ 36 लाख के मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगा चुकी है। 25 लाख के इनामी दिनेश गोप को एनआईए की टीम ने 25 मई 2024 को गिरफ्तार किया था। दिनेश गोप ने टेरर फंडिंग के जरिए अकूत संपत्ति की कमाई की है। झारखंड के रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, चाईबासा समेत कई जिलों में पीएलएफआई का प्रभाव रहा था। इन इलाकों में कारोबारियों, ठेकेदारों से वसूली कर दिनेश गोप ने अकूत कमाई की थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बाबूलाल मरांडी का पत्र, अवैध पत्थर खनन पर कार्रवाई की मांग। साहेबगंज जिले के बोलियो प्रखंड के बिंदेरी बंदरकोला गांव में सत्यनाथ शाह नामक व्यक्ति पर अवैध रूप से पत्थर खनन करने का गंभीर आरोप है। ये जानकारी नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में दी है। पत्र में बताया गया है कि सत्यनाथ शाह को जिला खनन विभाग से 4 एकड़ जमीन पर पत्थर निकालने की लाइसेंस यानी लीज मिली थी, लेकिन आरोप है कि वो करीब 20 एकड़ जमीन पर अवैध खनन कर रहा है, जिससे राज्य सरकार को लगभग 200 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ है। ये मामला बोरियो प्रखंड के उपप्रमुख कैलाश प्रसाद ने उठाया था। उन्होंने इस संबंध में साक्ष्य और आवेदन भी दिए हैं। इसके बाद जिला उपायुक्त ने जांच के आदेश दिए और अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई। जांच में सत्यनाथ शाह द्वारा लीज से बाहर की जमीन पर खनन की पुष्टि भी हो गई। बाबूलाल मरांडी ने पत्र में लिखा है कि जांच में सब कुछ स्पष्ट होने के बावजूद खनन पदाधिकारी और स्थानीय थाना प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा अवैध खनन रोकने की मांग करने वाले कैलाश प्रसाद पर झूठा केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया और धमकी दी गई कि अगर आवाज उठाओगे तो अंजाम बुरा होगा। पत्र में यह भी बताया गया है कि कैलाश प्रसाद ने पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी और दुमका डीआईजी को भी पत्र लिखा, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि सत्यनाथ शाह पर अवैध खनन के लिए कड़ी कार्रवाई की जाए। राज्य को जो राजस्व नुकसान हुआ है उसकी वसूली की जाए। अवैध खनन पर तुरंत रोक लगाई जाए। कैलाश प्रसाद की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि उन्हें और उनके परिवार को कोई नुकसान ना हो। लोहरदगा के कूडू पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कार से 1 क्विंटल 68 किलोग्राम गांजा बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में कूडू थाना पुलिस को लगातार दूसरे दिन बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक कार से 1 क्विंटल 68 किलोग्राम गांजा बरामद करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। लोहरदगा पुलिस कप्तान सादिक अनवर रिजवी ने कूडू थाना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उड़ीसा से बिहार की ओर गांजे की बड़ी खेप कार से लाई जा रही है। इस सूचना के आधार पर कूडू थाना प्रभारी को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। पुलिस ने संख लुकैया मार्ग पर घेराबंदी की। इसी दौरान एक बिहार नंबर की फोर्ड फिएस्टा कार पुलिस को देखकर भागने लगी। पुलिस ने उसका पीछा किया, जिसके दौरान कार बड़की चापी के पास कलवा ढोढा पुल के समीप एक पेड़ से टकरा गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार की तलाशी लेने पर उसमें 42 पैकेट गांजा बरामद किया गया। मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले के बेलपहाड़ निवासी अमीश कुमार लाल, पिता संजय लाल, और बिहार के औरंगाबाद जिले के ओबरा थाना अंतर्गत नरौला निवासी आकाश राय, पिता ओसियर राय के रूप में की गई है। एसपी सादिक अनवर रिजवी ने बताया कि बरामद गांजे का कुल वजन 1 क्विंटल 68 किलोग्राम है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 70 लाख रुपए आंकी गई है।
इस कार्रवाई के दौरान इंस्पेक्टर संदीप रंजन, कूडू सीओ संतोष उराव, थाना प्रभारी मनोज कुमार तथा एसआई अश्विनी कुमार मौके पर उपस्थित थे। गौरतलब है कि इससे एक दिन पूर्व गुरुवार को भी कूडू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 413 पेटियों में करीब 50 लाख रुपए मूल्य की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की थी। लगातार 2 दिनों में हुई इन सफल कार्रवाइयों से नशे के सौदागरों में हड़कंप मच गया है। वहीं कूडू पुलिस की तत्परता और सतर्कता की व्यापक सराहना की जा रही है। दीपावली पर पटाखों से रहे सावधान, लापरवाही बन सकती है खतरा। रांची दीपोत्सव में बच्चे और बड़े पटाखा जलाते हैं, लेकिन कई बार लापरवाही बड़ी दुर्घटना में तब्दील हो जाती है। ऐसे में सुरक्षित और सावधानी बेहद जरूरी है। पटाखों की चपेट में आने से सबसे ज्यादा कान, त्वचा और आंख के प्रभावित होने की संभावना होती है। विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। ऑर्किड के त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पियाली बैनर्जी ने बताया कि शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है, जिसकी सुरक्षा बेहद जरूरी होती है। ऐसे में दीपावली पर पटाखा छोड़ते समय सावधानी बरतनी चाहिए। यदि पटाखा की चपेट में स्किन आ जाए तो उसे रगड़े नहीं, ठंडे पानी से धोना चाहिए। मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। इसके बावजूद अगर आराम नहीं मिले तो डॉक्टर से संपर्क करें। वहीं पॉपुलर नर्सिंग होम की ईएनटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पल्लवी शर्मा ने बताया कि पटाखा जितनी ऊंची आवाज की हो उसकी डिमांड ज्यादा होती है। यह ध्यान नहीं दिया जाता है कि पटाखा की आवाज से कान के पर्दे पर दुष्प्रभाव पड़ता है। 85 डेसिबल से ज्यादा आवाज के पटाखे कान के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए इसका ख्याल रखें। बच्चे को अकेले पटाखा नहीं छोड़ने दें। गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को पटाखा और उसके धुएं से दूर रखें। प्रदूषण से सांस और एलर्जी की समस्या बढ़ जाती है। ये सावधानी बेहद जरूरी। हाथ से पकड़कर पटाखा नहीं छोड़ें। सूती, ढीले ढाले और आरामदायक कपड़े पहने। सिंथेटिक या नायलॉन का कपड़ा नहीं हो। खुले मैदान में या ऐसी जगह पर ही पटाखे जलाएं जहां आसपास ज्वलनशील पदार्थ नहीं हो। पटाखे जलाने की जगह पर एक बाल्टी पानी और रेत जरूर रखें। प्रदूषण बढ़ने से सांस की समस्या बढ़ती है, इसलिए अस्थमा और सीओपीडी के मरीज सावधानी बरतें। बच्चों को अकेले पटाखा नहीं जलाने दें, बड़ों की निगरानी में ही पटाखे जलाने दें। रामगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई दुकानों का किया निरीक्षण, कईयों पर लगा जुर्माना। उपायुक्त रामगढ़ फैद अख्त अहमद मुमताज के निर्देश पर अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी रामगढ़ डॉक्टर नवल कुमार के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा शनिवार को आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कि विभिन्न होटल एवं मिठाई दुकानों में विशेष निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नवल कुमार एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी रामगढ़ अदिति सिंह के द्वारा रामगढ़ कॉलेज गेट स्थित होटल मिलन का निरीक्षण किया गया। ब्लॉक चौक रामगढ़ स्थित एलबी फूड्स उमेश स्वीट्स का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि एलबी फूड्स और उमेश स्वीट्स के द्वारा बिना लाइसेंस के खाद्य कारोबार किया जा रहा है। एलबी फूड्स और उमेश स्वीट्स पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया गया। नई सराय स्थित सिद्धि स्वीट्स के द्वारा मात्र FSSAI पंजीकरण प्राप्त करके ही प्रतिष्ठान चलाया जा रहा है, किंतु खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत ऐसे खाद्य कारोबारी जिनका वार्षिक कारोबार 12 लाख से अधिक है को राज्य स्तरीय लाइसेंस प्राप्त कर ही कारोबार चलाना है। सिद्धि स्वीट्स पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया। अन्य खाद्य कारोबारियों के प्रतिष्ठान का भी निरीक्षण किया गया एवं जरूरी दिशा निर्देश दिया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, लेबलिंग, एक्सपायरी तिथि और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया। सभी दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि वे एक्सपायरी उत्पाद न बेचें, सभी खाद्य सामग्री पर स्पष्ट लेबलिंग करें, नियमित पेस्ट कंट्रोल कराएं और होटल रेस्टोरेंट स्टाफ द्वारा एप्रॉन, ग्लव्स और हेडगियर का पालन सुनिश्चित करें। खाना बनाने में साफ पानी का उपयोग करने, कर्मियों की स्वच्छता पर ध्यान देने, FSSAI मानक वाले खाद्य पदार्थ का प्रयोग करने, उचित लेबलिंग के साथ खाद्य सामग्री को पैकिंग करने, सिंथेटिक कलर का प्रयोग न करने और अनावश्यक रंगों के इस्तेमाल से परहेज करने का निर्देश दिया। 5वीं इंडियन ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड के विशाल व सुप्रीति ने जीता स्वर्ण। तेलंगाना के वारंगल में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। गुमला की अंतर्राष्ट्रीय एथलीट सुप्रीति कच्छप ने 5000 मीटर दौड़ में 17 मिनट 9.59 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं विशाल बहादुर ने ट्रिपल जंप में 16.12 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में झारखंड ने कुल 4 पदक यानी कि 2 स्वर्ण और 2 रजत जीते। राज्य के खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, सचिव मनोज कुमार, खेल निदेशक शेखर जमुआर, झारखंड एथलेटिक्स संघ के चेयरमैन डॉक्टर मधुकांत पाठक, अध्यक्ष CD सिंह, सचिव SK पांडे, कोच विनोद सिंह, आशु भाटिया, अरविंद कुमार, विनोद कुमार, योगेश यादव और प्रभात रंजन तिवारी सहित अन्य पदाधिकारियों ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी। बहरागोड़ा में जब्त डोडा मामले में फरार अभियुक्त गिरफ्तार, जेल भेजा।
बहरागोड़ा पुलिस को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में शनिवार को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत दर्ज एक पुराने मामले में फरार चल रहे नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार झाड़ेश्वर महतो उर्फ फुच्चू महतो बरसोल थाना क्षेत्र के शांखा भंगा का रहने वाला है। उसके खिलाफ बहरागोड़ा थाना कांड संख्या 59/2025 के तहत मामला दर्ज था। ये मामला 20 किलो डोडा की बरामदगी से संबंधित है। डोडा बरामद होने के बाद से ही वो फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे गुप्त सूचना के आधार पर धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए झाड़ेश्वर महतो उर्फ फुच्चू महतो को जेल भेज दिया गया। शराब घोटाले के आरोपी और जेएसबीसीएल के महाप्रबंधक रहे दोनों सुधीर निलंबन मुक्त हो गए हैं। झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाले के आरोपी सुधीर कुमार और सुधीर कुमार दास को राज्य सरकार ने निलंबन मुक्त कर दिया है। सुधीर कुमार और सुधीर कुमार दास झारखंड राज्य बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के महाप्रबंधक वित्त रहे थे। शराब घोटाले के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो ने राज्य प्रशासनिक सेवा के दोनों अधिकारियों को 21 मई 2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जेल जाने के बाद नियमानुसार राज्य सरकार ने उन्हें 21 मई के प्रभाव से 28 मई को निलंबित कर दिया था। लगभग 3 महीने तक जेल में रहने के बाद दोनों अधिकारियों ने फिर से 21 अगस्त को 2025 को अपना योगदान दिया। हालांकि निलंबन मुक्त किए जाने संबंधी कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा 17 अक्टूबर को जारी आदेश में निलंबन मुक्त किए जाने का विस्तार से कारण नहीं बताया गया है। यहां दिलचस्प है कि शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए तत्कालीन उत्पाद एवं मद्य निषेध सचिव विनय कुमार चौबे अब तक जेल से बाहर नहीं आ सके हैं। हालांकि उन्हें शराब घोटाले में हाईकोर्ट से बेल मिल चुका है, लेकिन हजारीबाग में हुए वन भूमि घोटाले में फिर से गिरफ्तार किए जाने के बाद वो जेल में हैं। मेदिनीनगर के तत्कालीन अंचलाधिकारी शिवशंकर पांडे को भी राज्य सरकार ने निलंबन मुक्त कर दिया है। उन पर गलत एलपीसी निर्गत करने का आरोप था। इसको लेकर पलामू के तत्कालीन डीसी ने 27 अगस्त 2020 को उन पर आरोप गठित करते हुए राज्य सरकार को विभागीय कार्रवाई संचालित करने की अनुशंसा की थी। इसके बाद राज्य सरकार ने 12 सितंबर 2023 को पांडे के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संचालित करने का निर्णय लिया। विभागीय कार्रवाई में शिवशंकर पांडे पर गठित आरोप प्रमाणित नहीं होने के बाद उन्हें 17 अक्टूबर 2025 को आरोप मुक्त कर दिया गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।